हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो सेशन में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे क्षेत्रीय राजवंश। बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे और आज के क्लास में जो है इस टॉपिक से रिलेटेड आपका जितने भी क्वेश्चन है होगा ना, सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग वन लाइन बेस्ड क्वेश्चन जो है देखेंगे और एक कहानी की तरह जो है इस पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और देखिएगा, यहीं से जो है हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज के क्लास में हम लोग पूरी स्टोरी को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो है इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले ये जो क्षेत्रीय राजवंश स्टार्ट हुआ था आपका मुंडा राजवंश से, ठीक है। तो सबसे पहले जो जनजाति थी जो कि झारखंड में इंटर किया था, वो था आपका मुंडा लोग। और मुंडा जनजाति जो है ये आपका 600 ईसा पूर्व जो है आपका झारखंड में जो है आए थे। और ये जब आए थे ना, तो उसमें स्थानीय जनजाति था, जैसे कि असुर था, बिरहोर था और बिरजिया था। ये सब स्थानीय जनजाति था। तो इन लोगों के साथ इनका बहुत ही मतलब कि संघर्ष करना पड़ा था। और फिर इस संघर्ष में मतलब कि जो भी युद्ध मतलब कि जो भी विद्रोह होता है, अगर कोई नई जनजाति दूसरी जगह प्रवेश करता है तो ऑब्वियसली जो वहाँ की जनजाति होती है उनके साथ तो उनका विद्रोह होता ही है। तो इस तरीके से जब उनका संघर्ष किए तो उन लोगों उस संघर्ष में ये सफल हुए। और उसके बाद जो है इन्होंने अपना जनजातीय शासन जो है पद्धति, इसको जन्म दिया और इसी को खुटखट्टी प्रथा कहा जाता है या पहड़ा पंचायत प्रथा कहा जाता है, ठीक है। तो याद रहेगा ना कि सबसे पहले कौन सी जनजाति झारखंड मतलब कि झारखंड में प्रवेश किया था। तो मुंडा जनजाति कितना ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व। उसमें स्थानीय जनजाति कौन थे, तो असुर था, बिरहोर था, बिरजिया था। और इन्होंने जो अपना जनजातीय शासन पद्धति को जन्म दिया उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो खुटखट्टी प्रथा और पढ़ा पंचायत कहते हैं। अब क्या होता है कि मुंडा झारखंड के प्रथम जनजाति थे, याद रहेगा, जिन्होंने झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया को क्या किया था, प्रारंभ किया था। तो इसमें मुंडा जनजाति के जो प्रसिद्ध आदि पुरुष है, ठीक है, इसका नाम है रीसा मुंडा। क्या है, रीसा मुंडा है, याद रखिएगा। इन्होंने ही राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया थी ना उसको स्थापित शुरू किए थे और अपना एक राज्य स्थापित किए थे, ठीक है। कौन किया था, रीसा मुंडा किया था। इसका नाम पता है क्या है, शुतिया नागखंड, ठीक है। इस राज्य का नाम क्या था, सुतिया नागखंड था। और शुतिया नागखंड का मतलब संस्थापक कौन है, तो ऋषा मुंडा थे, ठीक है। और इस राज्य का प्रथम राजा क्या था, तो शुतिया पाहन था, ठीक है। याद रखिएगा, शुतिया पाहन को नियुक्त किया। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि शुतिया पाहन के राज्य में 7 गढ़ है और 21 परगना है। कितना गढ़ है, 7 गढ़। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितना गढ़ है, तो 7 गढ़ है। कितना परगना है, तो 21 परगना है, ठीक है। तो देखिए, पहला है आपका जैसे कि लोहागढ़ है, तो इसका आधुनिक पहचान हो जाएगा लोहादगा। प्लामूगढ़, प्लामू। सिंहगढ़ तो सिंहभूम। मानगढ़ तो मानभूम। सुरगुज्जागढ़, सुरगुज्जा जिला छत्तीसगढ़। और केसलगढ़, केसलगढ़। और हजारीबाग, हजारीबाग, ठीक है। तो ये 7 गो गढ़ है सुतिया पाहन में। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ये बता रहा है कि सुतिया पाहन का ना अपना कोई मतलब कि उसके उत्तराधिकारी राजा मदरा मुंडा हुआ, यानी इसका बेटा राजा मदरा मुंडा हुआ। लेकिन पता है, राजा मदरा मुंडा का अपना कोई संतान नहीं था, ठीक है। तो ये जो है ये अंतिम राजा था, ये मुंडा राजवंश का। तो ये एक बच्चा को गोद लिया, एक ठीक है, एक उसका नाम था फनी मुकुट राय। इसको ये गोद लिया। फनी मुकुट राय क्या करता है आगे जाके, कि ये मुंडा राजवंश को ख़त्म कर देता है और अपना एक नया राज्य का स्थापना करता है और इसका नाम रखता है नागवंश, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका नागवंश। इतना क्लियर हो गया ना, मुंडा राजवंश। अब यहीं से जो है हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। जब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे वो अलग अलग बुक से करेंगे। देखिएगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा अभी हम लोग जितने डिस्कस किए हैं वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, नागवंश। अब हम लोग देखें कि मदरा मुंडा का तो कोई बेटा नहीं था, तो वो ले लिया गोद फतेह मुकुट राय को। और फतेह मुकुट राय क्या किया कि ये मुंडा राजवंश को तो ख़त्म कर दिया और अपना एक नया वंश को स्थापित किया, राजवंश को, जिसका नाम रखा ये नागवंश रखा। तो इस तरीके से नागवंश के संस्थापक कौन हो गया, फनी मुकुट राय हो गया, ठीक है।
अब नागवंश का आदि पुरुष किसको कहेंगे, तो फनी मुकुट राय को कहेंगे। इस ये कब जो है आपका 64 ईस्वी में नागवंशी राज्य की स्थापना जो है कहाँ किया गया था, तो इसकी राजधानी सुत्याम्बे थी। ठीक है, याद रखिएगा, राज्य की स्थापना की तथा इसकी राजधानी क्या थी, सुत्याम्बे थी। अब देखिए इसका विवाह जो है ना पंचित राज्य के गोवंशी क्षेत्र के यहाँ हुआ था, और पंचित राज्य की सहायता से जो है ये क्योंझो राज्य को क्या है पराजित कर दिया था और उसको अपना अधीन लिया था। देखिए झारखंड राज्य में ये पहली बार हुआ था आपका फनी मुकुट के शासन काल में, कि जो बाहरी लोग जो थे ना, यानी जो झारखंड के क्षेत्र में नहीं थे, ठीक है, जो बाहर के लोग थे, जैसे कि अभी हम लोग बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन जो है वो आपका 90 60 और 40% लाके वो बाहर के लोगों को लाके झारखंड में रख रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही ये भी किया था फनी मुकुट राय। ये क्या क्या था, बाहर के लोगों को झारखंड बाहर के लोगों को आपका झारखंड क्षेत्र में जो है निमंत्रित किया, और इस तरीके से बनारस से आए थे आपका भौराय श्रीवास्तव उसको अपना दीवान नियुक्त कर दिया। देखिए ये भी तो बहुत गलत काम किया, जैसे कि हेमंत सोरेन कर रहा है अभी, तो ये इसको अपना दीवान नियुक्त कर दिया। और इस कारण झारखंड की संस्कृति में पहली बार क्या हुआ था कि गैर आदिवासी समाज या सदान मूलवासी का विस्तारीकरण हुआ था। ठीक है, यानी गैर आदिवासी जो है पहली बार जो है दीवान जो है नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, फनी मुकुट राय ने सुत्याम्बे में एक सूर्य मंदिर का निर्माण किया है। ठीक है, कहाँ क्या है, सुत्याम्बे में किसका, सूर्य मंदिर का निर्माण किया है। अब इसका स्थापना काल जब देखिए हम लोग स्थापना काल देखते हैं। ठीक है, नागवंशी आदि के अनुसार कली संवत 3165 तदनुसार, अच्छा यहाँ से देखते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार फनी मुकुट राय जो है 19 वर्ष की अवस्था में जो है राजा बने थे, और इसका जन्म जो है 64 ईस्वी सन में हुआ था। और इसी कारण कई पुस्तक में जो है नागवंश की स्थापना जो है हम लोग को 64 ईस्वी सन में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो कब हुआ था, 64 ईस्वी में। यहाँ से अब हमें इसकी राजधानी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये नागवंशी राजा और उसकी राजधानी, जैसे कि फनी मुकुट राय का राजधानी शुत्याम्बे था, इस तरीके से प्रताप राय की राजधानी चुटिया था, फिर भीमकर्ण का राजधानी खुखरा है, दुर्जन शाह का दोयशा है। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि दुर्जन शाह की राजधानी का नाम क्या है, दोयशा। एनी शाह की राजधानी सतरंजी, यदुनाथ शाह की राजधानी पालकोट, जगन्नाथ शाहदेव की राजधानी पालकोट भौरा, और उदयनाथ शाहदेव इसका रातूगढ़। ठीक है, तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है, तो एक बार आप इसका राजा और इसकी जो राजधानी है ना वो जरूर याद रखिएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हम लोगों का प्लामू का रक्सेल वंश। देखिए अब यही से नागवंश से जो भी क्वेश्चन बनता है यही से आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है टॉपिक हम लोग का प्लामू का रक्सेल वंश आएगा। यहाँ कुछ देखिए प्लामू का रक्सेल वंश में देखिए यहाँ से याद रखिएगा कि प्रामो में स्थापित होने वाला जो पहला राजवंश था, ये पहला राजवंश था रक्सेल। ये खुद को क्या कहता था, राजपूत कहता था, और इसकी दो शाखा थी, एक देवगन था एक कुंडलेवा था। पूछ लिया जाता है कि रक्सेल वंश की कितनी शाखा थी, तो कुंडलेवा और देवगन था। तो इनके प्राचीन राजनीतिक गतिविधि का केंद्र प्लामू से ज़्यादा वर्तमान छत्तीसगढ़ का सुरगुज्जा क्षेत्र था। देखिए लेकिन इसकी जो राजनीतिक केंद्र था प्लामू से ज़्यादा कहाँ था, छत्तीसगढ़ में था। और रक्सेलों के समय कोरवा, गोंड तथा खरवाड़ जनजाति की बहुल, यानी उस समय जो है कौन सी जनजाति थी पूछ लिया जाता है, तो कोरवा, गोंड, खरवाड़ जनजाति थी। ठीक है, जिसमें सावधानिक जनसंख्या कौन सी जनजाति की थी, तो खरवाड़ जनजाति की थी। तो इस समय के खरवाड़ राजा का नाम क्या था, तो प्रताप धवल था, याद रखिएगा। और 16वीं सदी में चेरो राजाओं ने रक्सेल को पराजित किया। अब 16 शताब्दी में क्या हुआ था, ये जो आपका चेरो राजा जो थे ये रक्सेल को पराजित किया। अब यहाँ से क्या होता है कि रक्सेल का जो है आपका नाम खत्म हो जाता है, और यहाँ से स्टार्ट होता है प्लामू क्षेत्र में अपना आधिपत्य कायम किए, किसने किए, तो आपका चेरो राजा किए। ठीक है, तो इस तरीके से प्लामू में किसका राजवंश आया, प्लामू का चेरो राजवंश आया, क्योंकि रक्सेल वंश को तो चेरो राजवंश क्या किया, हरा दिया था। ठीक है, अब देखिए रक्सेल वंश से हमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और यहाँ से बहुत सारे राजा का भी विकास हुआ, राजा भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए चेरो राजवंश का उदय कहाँ से हुआ था, प्लामू क्षेत्र में हुआ था। किसको ये हराए थे, रक्सेल वंश को हराए थे। ठीक है, तो देखिए इस राजवंश के कुछ प्रमुख राजा थे, जैसे कि भगवत राय। तो इन्होंने प्लामू में चेरो वंश की स्थापना की, तो ये याद रखिएगा प्लामू में चेरो वंश की स्थापना किसने की थी, तो भगवत राय ने की थी। ठीक है, फिर आता है आपका महारथ चेरो।
इसने इसके शासनकाल में शेरशाह के सेनापति खवास खान ने चेरों के ऊपर आक्रमण किया तथा चेरों राजाओं को पराजित कर इनका शुभ प्रसिद्ध सफेद हाथी श्याम सुंदर अपने साथ ले गया। याद रखिएगा, खवास खां जो थे ने चेरों के ऊपर क्या किए, आक्रमण किए और इसको पराजित करके इसका एक सफेद हाथी था, उसका नाम था श्याम सुंदर, ठीक है, उसको अपने साथ ले गया था। अब आता है अनंत राय, और इसके समय जहांगीर की सेनापति का नाम याद रखिएगा अफजल खां, ठीक है, और क्या था, अफजल खां। ये क्या किए, चेरों राजाओं के खिलाफ सैन्य अभियान किया था। नेक्स्ट आता आपका सहबल खां। इसके शासनकाल में चेरो वंश की व्यापक विस्तार हुआ था और चेरो राज्य, यहाँ से क्वेश्चन आता है जीटी रोड, याद रखिएगा, जिसको सड़क ए आजम कहते हैं, जीटी रोड के साथ हजारीबाग के चौपारण तक विस्तृत हो गया था और सहबल राय को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ से क्वेश्चन आता है, देखिए, सहबल राय को गिरफ्तार किया गया था और इसको शेर के पिंजरे में बंद कर दिया गया था, जहाँ उसका दर्दनाक मौत हुआ था, ठीक है। किसका हुआ था, सहबल राय का हुआ था, ठीक है, जो कि चेरो राजवंश थे। अब आता है प्रताप राय। देखिए, ये चेरो वंश के शक्तिशाली राजाओं में से एक है। ये शाहजहां के समकालीन थे और इन्होंने किसके समकालीन थे, शाहजहां के। इन्होंने पुराना पलामू किला का निर्माण करवाया था। किसका, पुराना पलामू किला किसने करवाया था, पुराना पलामू किला, तो प्रताप राय ने। कब किया था, 1682 ईस्वी में, ठीक है। को मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पराजित कर दिया। अब प्रताप राय को किसने पराजित किया, तो शाइस्ता खान ने। ये मुगल सूबेदार था, वो पराजित किया और 80,000 रुपया जो है लगान वसूला था। और 1684 ईस्वी में इनकी मुगलों से क्या हो गया था, संधि हो गया था। प्रताप राय ने 1,000 मनसब प्रदान किया तथा बदले में प्रताप राय ने मुगलों को कितना दिया था, 1 करोड़ दाम की वार्षिक रकम देना स्वीकार किया। नेक्स्ट है आपका तेज राय। तो ये शाहजहां के समकालीन थे, याद रखिएगा, तेज राय कहाँ किसके समकालीन थे, शाहजहां के समकालीन थे। और शाहजहां के सेनापति का नाम क्या था, तो शाइस्ता खां नाम था, याद रखिएगा। तेज राय किसके समकालीन थे, शाहजहां का। और शाहजहां का सेनापति कौन था, शाइस्ता खां। वो पराजित किया, ठीक है, किसको, तो तेज राय को। अब नेक्स्ट जो राजा है ये हम लोगों का है मेदिनी राय। यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, पूछ दिया जाता है कि चेरो वंश के महानतम राजा कौन थे, तो मेदिनी राय थे। और इन मेदिनी का शासन काल कितना था, तो 6058 से लेके आपका 6074 तक था, ठीक है। अब देखिए, नया पलामू किला का निर्माण किसने करवाया था, तो आपका मेदिनी राय। ये किसके समकालीन थे, तो औरंगजेब के समकालीन थे, ठीक है। और इसके शासनकाल चेरो वंश का स्वर्णयुग कहा जाता है। पूछा जाता है चेरो वंश का किस राजा को के राजा के वो जो है चेरो राजवंश का स्वर्णयुग कहलाता था शासनकाल में का, तो वो आपका है मेदिनी राय, ठीक है। अब देखिए, इस समय ना एक मेदिनी राय के समय एक कहावत थी, ठीक है, और इसको हम लोग न्यायसी राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यायसी राजा भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे मेदिनी राय ने नागवंशी राजा यदुनाथ शाह के समय उनकी राजधानी दोइशा पे भी आक्रमण किया था और 9 रत्न का विशाल विस्तार दरवाजा उखाड़कर अपने पलामू के किले में लगवाया, जिसे वर्तमान में नागपुर दरवाजा कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे नया पलामू किला का निर्माण जो है ये आपका मेदिनी राय किए थे। और यही मेदिनी राय क्या किए थे, यदुनाथ शाह के समय उसकी राजधानी दोइशा पे आक्रमण किया था और वहाँ का जो 9 रत्न का जो किला है ना, उसको उखाड़ कर जो है अब दरवाजा जो है पलामू के किले में लगवाया था और इसको नागपुर दरवाजा कहा जाता है। और इनके शासनकाल में पलामू जो है आर्थिक संपदा से युक्त था, मतलब बहुत ही आर्थिक संपदा था। और इसी के कारण एक कहावत प्रचलित हुई थी, धनी धनी राजा मेदिनिया, घरे घरे बाजे है मथनिया, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कि किस राजा के शासनकाल में ये जो है कहावत प्रचलित थी, तो ये आपका मेदिनी राय के समय था। 1660 ईस्वी में औरंगजेब सेनापति, क्योंकि समकालीन कौन था उसका, औरंगजेब था, तो उसका सेनापति कौन था, दाऊद खां था। वो मेदिनी राय को पराजित कर दिया, ठीक है। और मेदिनी राय कहाँ भाग गया, सुरगुज्जा भाग गया। जबकि दाऊद खां पलामू का के दोनों किलों पर, अब यहाँ पे क्या हुआ, दाऊद खां क्या किया, जो पलामू का दोनों किला, क्योंकि पलामू का पुराना किला और नया किला मेदिनी राय किया था, ठीक है ना। और पुराना किला, ये दोनों किला पे आक्रमण कर दिया
और 1662 ईस्वी में क्या हुआ था, मस्जिद का निर्माण किया। मेदिनी राय मुगलों के व्यापक दबाव के बावजूद क्या किया, इस्लाम धर्म को ग्रहण नहीं किया और करने से इनकार कर दिया। तथा जब औरंगजेब का पलामू फौजदार मनकली खां, ठीक है, जब मनकली खां जो है 1666 में जब वापस लौटा तो इन्होंने पलामू पर क्या किया, पुनः अधिकार कर लिया। और इसी अभियान के दौरान जब कुंडा के राजा चुन रहा है, देखिए याद रखिएगा, कुंडा के राजा चुन रहा है, जब इस्लाम धर्म को अपनाते हैं ना तो उसका क्या हो जाता है, हत्या कर दिया जाता है। तो मेदिनी राय से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आप याद रखिएगा और यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। अब आता है साहब राय, ठीक है। तो मुगल कालीन पुस्तक आलमगीर नामा तथा पातशाह नामा के अनुसार 1660 ईस्वी में औरंगा का युद्ध जो है औरंगजेब के सेनापति दाऊद खां और साहब राय के बीच लड़ा गया था, जिसमें साहब राय जो है साहब राय पराजित हुआ था और जंगलों में शरण ले लिया था। साहब राय पराजित हुए और कहाँ चला गया, जंगल में चला गया। अब रंजीत राय आता है और इन्हें मुगल सूबेदार इब्राहिम खान ने 1,40,000 वार्षिक कर के बदले पलामू की गद्दी पर बैठाया था, किंतु इनके चचेरे भाई जय किशन ने इन्हें पदच्युत कर दिया, ठीक है। इसको धोखा दे दिया, इसका चचेरे भाई क्या नाम था, जय किशन, याद रखिएगा। जय किशन पता है क्या किया, वो रामगढ़ राजा दलेल सिंह के साथ मिल गया और उसके साथ मिलकर नागवंशियों से टोरी का क्षेत्र जो है जीत लिया। परंतु ये जो दलेल सिंह था ना, वो क्या किया था, सिंह द्वारा रंजीत राय के जो परिवार था, यानी उसका भाई जिसको वो धोखा दिया था, उसका भाई को परिवार का ये संरक्षण दिया था दलेल सिंह। इसीलिए ये क्या किया, जय किशन सिंह रामगढ़ पर आक्रमण किया और दलेल सिंह को क्या किया, मार दिया था, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी आपका किसका, तो चेरो राजवंश का। तो चेरो राजवंश से रिलेटेड ये कुछ इम्पॉर्टेंट राजा है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोगों का आता है धनबाद या मानभूम का मानवंश। यहाँ से हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि आपको हमेशा देखने को मिलेगा क्वेश्चन। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं वो क्या है। ये है आपका दूध पानी से प्राप्त दूध पानी शिलालेख से मानभूम राजवंश का इतिहास का मिलना आरंभ होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मानभूम राजवंश का इतिहास कहाँ मिला था, तो हजारीबाग से प्राप्त है दूध पानी शिलालेख। और 14 सदी में धनबाद में कवि आपका गंगाद द्वारा लिखा गया है गोविंदपुर शिलालेख, ठीक है, इससे इसकी पुष्टि होती है। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मानभूम या धनबाद के जो मानवंश है ना, उसकी पुष्टि कहाँ से मिली है, तो आपका हजारीबाग से प्राप्त दूध पानी शिलालेख वहाँ से मिला है। और आपकी 14वीं सदी में आपका धनबाद में कवि गंधार द्वारा देखिए यहाँ पे गंगाधर है, सॉरी, गंगाधर द्वारा लिखा गया है गोविंदपुर शिलालेख, इससे उसकी पुष्टि की गई है, ठीक है। और इन अभिलेख के अनुसार क्या है कि राजवंश जो है मानभूम एवं हजारीबाग क्षेत्र में फैला हुआ था। और इस वंश के राजाओं ने सबर जनजाति, देखिए ये जो वंश था ना, वंश के जो राजा लोग थे वो जो सवर जनजाति की महिलाओं पर बहुत ही अत्याचार किए थे। और इसलिए जो सबर जनजाति के लोग जो थे ना, वो मानभूम छोड़ के आपका पंचित क्षेत्र में चले गए थे। तो मानभूम राजाओं के काल में ही 10वीं शताब्दी में भूमि स्वराज आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। और धनबाद के पंचायत राज, तो मानभूम अर्थात धनबाद का ये संवैधानिक शक्तिशाली राज्य था। यहाँ के राजा का नाम था राजचेन कपिला, ठीक है, जो कि गाय का पोर्च अर्थात चवर था। साथ ही यहाँ के राजा गोमुखी राजा कहलाते थे। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कहाँ के राजा गोमुखी राजा कहलाते थे, तो धनबाद का जो पंचायत राज था ना, वहाँ के राजा जो है बहुत ही शक्तिशाली थे और उसी को जो है गोमुखी राजा कहलाते थे। तो मध्यकाल में पंचित राजा वीर नारायण सिंह को मुगलों द्वारा पराजित कर दिया गया था और मुगलों की कर वृद्धि और शोषण के कारण पंचित राजाओं ने अधिक दुर्गम और सुरक्षित स्थान के तौर पर आपका झालदा में अपनी राजधानी बनाई। तो मुगलों से मतलब कि परेशान होकर ये जो है झालदा में को अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। तो ये था मानभूम और धनबाद का मानवंश, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका
बस यही क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग का आता है आपका सिंहभूम का ढाल वंश। तो इसमें ऐतिहासिक स्रोत के अनुसार सिंहभूम के भूम क्षेत्र में ढाल वंश का शासन था और यहाँ व्यापक रूप से नरबली का प्रचलन था। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है नरबली का प्रचलन किस शासन काल में था, तो सिंहभूम का ढाल वंश में था। ठीक है, कहाँ था ढाल वंश, यानी सिंहभूम में। सिंह अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ये सिंहभूम का सिंह वंश है। देखिए, सिंहभूम के नामकरण के पीछे दो तर्क दिया जाता है। पहला, हो जनजाति के अनुसार जो है हो समुदाय के प्रमुख देवता का नाम है सिंहबुग्गा। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, हो जनजाति के प्रमुख देवता कौन है, तो याद रखिएगा सिंहबुग्गा है। और इसके नाम पर इस क्षेत्र का नाम रखा गया था, सिंहभूम रखा गया था। ठीक है, तो सिंह वंश के पारिवारिक इतिहास ग्रंथ वंश प्रभा लेखन के अनुसार इस क्षेत्र में सिंह वंश की दो शाखाओं ने शासन किया, जिसके आधार पर इस क्षेत्र को सिंहभूम कहा गया। इस वंश के शासक राजस्थान के राठौर राजपूत के वंशज थे। ठीक है, याद रखिएगा, राजस्थान के राठौर राजपूत के वंशज थे। पहला है आपका सिंह वंश प्रथम शाखा है। इसकी स्थापना 8वीं सदी में हुई और इसके संस्थापक कौन है, काशीनाथ सिंह थे। इस राजवंश में कुल कितने राजा थे, 13 राजा थे। आरंभ में ये छोटा नागपुर के नागवंशी राजाओं की अधीनता स्वीकार की, परंतु बाद में ये क्या किया, अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका सिंह वंश की दूसरी शाखा, जो कि 1205 ईस्वी में नारायण सिंह के द्वारा जो है किया गया था। और इसके पश्चात इस वंश में युधिष्ठिर, काशीराम सिंह, अच्युत सिंह और जगन्नाथ सिंह जो है ये कुछ राजा आए थे सिंहभूम के दूसरी शाखा में। और काशीराम सिंह ने पोरहाट को राजधानी केंद्र के रूप में विकसित किया था और इसने पौरवी देवी को सिंह वंश की कुल देवी के रूप में स्थापित किया था। ठीक है, याद रखिएगा, काशी कब पूछ लिया जाता है ऐसे क्वेश्चन कि किसने पौड़ी देवी को सिंह वंश की कुल देवी के रूप में स्थापित किया, तो यह है आपका काशीराम सिंह। नेक्स्ट है आपका अर्जुन सिंह प्रथम को बनारस से तीर्थ यात्रा कर लौटते समय इन्हें बंदी बनाकर जो है कटक उड़ीसा ले गए, परंतु बाद में इसको क्या है छोड़ दिया गया। नेक्स्ट है जगन्नाथ सिंह द्वितीय के काल में इनके अत्याचारों से तंग आकर भूया जनजाति के लोगों ने क्या किया था, विद्रोह किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम लोगों का रामगढ़ वंश आता है। 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी, तो बागदेव सिंह ने की थी, 1368 ईस्वी में किया था। बागदेव सिंह आरंभ में यानी सबसे पहले नागवंशी शासकों के अधीन थे, लेकिन बाद में ये क्या किए कि नागवंशी राजाओं से मतभेद करने के बाद ये अपना स्वतंत्र राज्य की स्थापना किए थे। और इस राज्य के राजाओं ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए क्या करते थे, समय समय पर अपनी जो राजधानी है ना उसको वो बदलते थे। जैसे कि यहाँ पे सीसिया और अंतिम राजधानी आपका पद्मा थी। सीसिया देखिए बागदेव सिंह जिसके संस्थापक थे, फिर उड़दा उसके भी संस्थापक बागदेव सिंह थे, फिर बादाम ये हेमंत सिंह थे, फिर रामगढ़ दलेल सिंह थे, फिर इचाक तेज सिंह थे, फिर आपका पद्मा। ठीक है, सबसे आखिरी राजधानी जो कि ब्रह्मदेव नारायण के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये था आपका रामगढ़ का राजवंश। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, पहला ही क्वेश्चन जैसे रामगढ़ वंश की रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी और इसकी आखिरी राजधानी कौन सी थी, इस तरीके से जो है क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। सीसिया राजधानी के संस्थापक कौन थे, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका आपका खड़कडिया राजवंश। इसकी स्थापना आपका 15वीं शताब्दी में हजारीबाग क्षेत्र में हंसराज देव ने किया था। किसने किया था, हंसराज देव ने किया था। और हंसराज देव मूलतः दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे और इन्होंने उत्तर भारतीय ब्राह्मण के साथ क्या किया था, व्यवहारिक संबंध स्थापित किया था। हंसराज देव ने हजारीबाग के बदावत जाति को पराजित कर खड़कडिया राज्य स्थापित किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब अन्य राजवंश जो आता है, कुंडा रियासत आता है, सोनपुर रियासत आता है। ठीक है, ये हजारीबाग में स्थित था कुंडा रियासत, और सोनपुरा रियासत जो था ये पलामू में स्थित था। तो क्षेत्रीय राजवंश का विस्तार जो है बस हमें यहीं तक देखने को मिलता है। और जितने भी क्षेत्रीय राजवंश था हम लोगों ने डिस्कस किया। इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।